जय हिंद। मिशन एसएससी जीडी 2021 में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का फॉर्म भरना चालू हो गया है और लास्ट अगस्त तक उसकी डेट है। तो आप लोगों ने फॉर्म ज़रूर भरा होगा, इसलिए आपने वीडियो को क्लिक किया है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी और दूसरा इंडियन ज्योग्राफी। तो 2 मैराथन में आपकी पूरी ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। इससे पहले हमने हिस्ट्री के लगभग 8 से 9 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं, वो पूरी ख़त्म कर दिए। ये अरिहंत के बुक का डिस्कशन है। अरिहंत के बुक में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उसी के क्वेश्चंस का डिस्कशन कराया जा रहा है एमसीक्यूज फॉर्म में। तो आप पूरी वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको एसएससी जीडी से अच्छी रिलेटेड चीज़ें आपको मिलती रहती हैं। पूरी अरिहंत बुक का डिस्कशन कराया जाएगा, साइंस का कराया जा चुका है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो पहले टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल। लगभग 130 क्वेश्चंस हैं इस मतलब कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में, जिसमें आपका सोलर सिस्टम, वायुमंडल, जलमंडल ये सब कवर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, और दूसरे वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी कवर कर लेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। दरअसल ये वीडियो आपके प्रैक्टिस करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है, पर ये चूँकि क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं इसलिए आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आपको पता चल जाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन का आंसर तुरंत बता दिया करूँगा। चलिए, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों की बात हो रही है, तो ये ग्रह कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो सभी को पता होगा केपलर ने सर्वप्रथम ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था, और केपलर ने बताया था कि अर्धवृत्ताकार यानी कि अंडाकार मार्ग पे ग्रह परिक्रमा करते हैं सूर्य की। सौर मंडल में कुल कितने उपग्रह हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो कुल 8 ग्रह हैं। पहले ये 9 थे, प्लूटो को हटा दिया गया। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम बताइए। तो सूर्य के बाद क्या आता है, तो ग्रहों का क्रम कुछ इस प्रकार है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, याद रखेंगे कैसे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ऐसे। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे आपका सबसे चमकीला ग्रह हो जाएगा शुक्र। शुक्र को क्या कहते हैं, सबसे चमकीला ग्रह। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। तो सभी को पता होगा नेपच्यून आपका, जो कि वरुण है, सबसे दूर स्थित ग्रह है। निम्नलिखित में से सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सबसे गर्म ग्रह है आपका बुध। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है। तो सूर्य के धरातल का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के संगठन में सहायक गैसें कौन सी हैं। तो आप सभी को पता होगा कि सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है और हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है। तो सबसे सहायक गैसें कौन सी हैं, हीलियम एवं हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन कौन सा है, बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन कौन से हैं। तो बिना उपग्रह वाले ग्रह आपके 2 ही हैं, बुध एवं शुक्र। बुध एवं शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। इसका उत्तर आप सभी को पता होगा, लगभग 8 मिनट 16 सेकंड। यहाँ पे 16 सेकंड का भी ऑप्शन होना चाहिए, पर 8 मिनट 16 सेकंड आपका टोटल टाइम लगता है। पृथ्वी का उपग्रह है, तो चंद्रमा सबको पता होगा पृथ्वी का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है। तो सी ऑफ ट्रंक्विलिटी आपका चंद्रमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल में आपका सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पे वायुमंडल पाया जाता है। तो पृथ्वी के अतिरिक्त आपका मंगल ग्रह पे वायुमंडल पाया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। मंगल को मार्स ग्रह भी कहते हैं, या फिर इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है। तो अपने पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। सॉरी, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149 मिलियन किलोमीटर है, 149 मिलियन किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है। तो पृथ्वी पर दिन रात की अवधि आपके भूमध्य रेखा पर समान होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें एक सीधी रेखा में पड़ती हैं। पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का क्या कारण है। तो आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करती है, इसलिए दिन और रात होते हैं। मतलब पृथ्वी सूर्य का चक्कर तो लगाती है, बल्कि अपने अक्ष पे भी घूमती रहती है। सूर्य का अपनी कक्षा में गति क्या है। सूर्य की अपनी कक्षा में गति क्या है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर सारे ग्रह गति करते हैं, 2 ग्रहों को छोड़ के। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी अपसौर कब होती है। तो आप सभी को पता होगा अपसौर किसे कहते हैं। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं।
और ये होती है 4 जुलाई को। ध्यान रखेंगे अपसौर और उपसौर 2 होते हैं, तो अपसौर 4 जुलाई को होता है और सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी उपसौर होती है, ये होती है 30 जनवरी को। उपसौर यानी कि न्यूनतम दूरी, अपसौर यानी कि अधिकतम दूरी। अपसौर कब होगा? 4 जुलाई को। उपसौर कब होगा? 30 जनवरी को। निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो निम्नलिखित में से 21 मार्च और 22 सितंबर, इन दोनों दिन को दिन और रात बराबर होते हैं। कब? 21 मार्च और 22 सितंबर। चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण का कारण है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आ जाना। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। सूर्य ग्रहण का क्या कारण है? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच जब चंद्रमा आ जाएगा तो उसे चंद्र ग्रहण कहेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है आपके नॉर्वे में। मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि नॉर्वे को कहा जाता है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है आपका 12,800 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे 12,800 किलोमीटर। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होके गुजरती है? तो ये गुजरती है आपकी ग्रीनविच से। प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच से होके गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट का समय अंतराल होता है। ध्यान रखेंगे। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो ये होती है आपकी घटती रहती है। ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति घटती रहती है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा स्थल मंडल से। तो स्थल मंडल के सारे क्वेश्चन देख लेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी इसमें कवर कर लेंगे पूरी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको बोरिंग लग रहा हो तो 1.5x पे करके वीडियो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है आपका निकल। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के ऊपरी परत को भूपर्पटी या क्रस्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो पृथ्वी में आपका ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? 29% भाग पर स्थल है। निम्नलिखित में कौन सा कायांतरित चट्टानें हैं? कायांतरित चट्टानें हैं आपकी संगमरमर। संगमरमर कायांतरित चट्टान है जो कि बलुआ पत्थर से बदल के संगमरमर में बदलती हैं। अगला क्वेश्चन है, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है आपका भूकंप अधिकेंद्र। अगला क्वेश्चन आपका है, भूकंप के विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्नलिखित में से किस पेटी में आते हैं? तो ये आते हैं आपके परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं ये। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? सभी को पता होगा, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। और इसमें ये ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक अगला वाला यानी कि 1 से 2 के बीच में पहले पे अगर कोई भूकंप आया है और दूसरे पे कोई आया है तो दूसरा पहले से 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है, यानी कि प्रत्येक 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता जाता है। कुल 9 स्केल तक आपके मापे जाते हैं। भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो वो ये आपके ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटापैक्सी कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपके इक्वाडोर में। कहाँ पे है? इक्वाडोर में। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? तो आपके ज्वालामुखियों को प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहते हैं क्योंकि इससे पृथ्वी की गर्मी बाहर आती रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब आपको सुमेलित करने वाला बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो एटना आपका इटली में स्थित है, सही है। फ्यूजियामा जापान में, ये भी सही है। पोपा म्यांमार में, ये भी सही है। क्राकाटोआ मलेशिया में नहीं है। क्राकाटोआ मलेशिया में नहीं है, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ये सब बलित पर्वत के उदाहरण हैं। ये सब क्या हैं? बलित पर्वत के उदाहरण हैं। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स और हिमालय। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, सभी को पता होगा। नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है और चाइना में चामोलुम्मा। लोयस का पठार कहाँ पे स्थित है? आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? पवनकृत। लोयस का पठार कैसा है? पवनकृत है, यानी कि पवनों से बना हुआ है ये लोयस का पठार। अगर आपसे बात करें कि सबसे ऊंचा पठार, तो तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, जिसे विश्व की छत भी कहा जाता है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा?
तो तिब्बत में जो पामीर का पठार आपका स्थित है वही आपका तिब्बत का पठार, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार। अब हम वायुमंडल के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। दरअसल बात क्या है कि चैनल पे कई सारे मॉक टेस्ट अपलोड हैं आपके जीके के लिए, पर मैंने सोचा कि जब अरिहंत का बुक आपके पास है और उसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यूज दिए हुए हैं तो क्यों ना आप लोग टॉपिक वाइज कर लीजिए। जैसा कि आप लोग टॉपिक पढ़ते हैं तो आप उस टॉपिक के बाद यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको अरिहंत के बुक के बेस्ट क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं और आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, तो इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो लास्ट तक देखिए, आपकी प्रैक्टिस कुछ ना कुछ ज़रूर होगी। और अगर दो या तीन क्वेश्चन भी इस लेसन से फंस गए या इस वीडियो से फंस गए तो बहुत सी बड़ी बात है। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए। अरिहंत के बुक काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है। चलिए, बाकी आपकी मर्जी, लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व क्या है? तो वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है आपका जल वाष्प। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान है आपकी नाइट्रोजन। सभी को पता होगा नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसमें अधिक होता है? तो वायुमंडल में दैनिक परिवर्तन होता है आपके क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? तो ओजोन परत आपके समताप मंडल में अवस्थित है, ये बात ध्यान रखेंगे। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी किस परिघटना की सूचक है? तो वायुदाब में अचानक आने वाली कमी को कहते हैं तूफानी मौसम। अगला क्वेश्चन है, वायुदाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायुदाब को मापा जाता है आपके बैरोमीटर से। अगला क्वेश्चन है, डोल्ट्रम पेटी शांत पेटी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो शांत पेटी का विस्तार पाया जाता है 0 से 5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण में। 0 से 5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण में डोल्ट्रम पेटी यानी कि शांत पेटी का विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, चीखता साठा पवनें कहाँ प्रवाहित होती हैं? चीखता साठा पवनें ये आपकी प्रवाहित होती हैं 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास में। चीखता साठा पवनें 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास में प्रवाहित होती हैं। आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? तो आल्प्स पर्वत के दक्षिण में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को फॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाएं फॉन कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं आपको बतानी है। कौन सी पवनें कहाँ पे बहती हैं ये आपको इस मैचिंग में पता चल जाएगा। तो मिड्रल आपका फ्रांस में बहता है, यामो जापान में बहता है, सिरोको ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहता है, खमसिन मिस्र में बहता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सिरोको यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिचक्रवात की विशेषता क्या है? तो प्रतिचक्रवात एक स्वच्छ आकाश में आता है। प्रतिचक्रवात से क्या होता है? आकाश स्वच्छ हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विनाशकारी होता है? तो आपका टार्नेडो सबसे ज़्यादा विनाशकारी तूफान है, टार्नेडो। अगला क्वेश्चन है, किस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है? तो किस प्रकार के मेघ से होती है? वर्षा स्तरीय मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है। संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है? तो ये होती है आपके पर्वतकृत रूप में। अधिकतम वर्षा किस रूप में होती है? पर्वतकृत रूप में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? तो आपके भूमध्य रेखीय क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है, बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? जो कि समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाती हैं उसको कहते हैं आपके आइसोहाइट। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोहाइट कहलाती है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? ये क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी में कई बार पूछा गया है। इसको कहते हैं हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाले को हाइग्रोमीटर कहते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के लोगों की रक्षा करती है। किस तरह से रक्षा करती है? तो पृथ्वी पर उपस्थित सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है आपकी ओजोन परत। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला टॉपिक है हमारा विश्व भूगोल के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि और भी जो क्वेश्चन बच रहे हैं उसको उसमें कवर किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये कहते हैं आपके फिनलैंड को। फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका एंजिल जलप्रपात है। कहाँ पे है? एंजिल जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर, सभी को पता होगा प्रशांत महासागर।
विश्व का सबसे गहरा गर्त मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है, ये भी सभी को पता होगा, प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है, तो इसका राइट आंसर, इस थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है, ये 71% होगा। अगला क्वेश्चन है समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है, तो कौन सा लवण पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। इसके अलावा आपको साइंस की, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन भी कराए जा चुके हैं, अरिहंत के बुक के प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बार चेक जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक लवणीय सागर कौन सा है, सर्वाधिक लवणीय सागर यानी कि सर्वाधिक जिसमें लवण आपका होता है तो वो है आपका मृत सागर। मृत सागर में आपकी मछलियाँ नहीं आ सकती हैं, मृत सागर में आपकी मछलियाँ नहीं होती हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करता है, तो पाक जल संधि या फिर पाक जल डमरू मध्य ये कहा जाता है इसको, ये अलग करता है आपके भारत एवं श्रीलंका को, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, पाक से पाकिस्तान नहीं होगा, भारत एवं श्रीलंका को अलग करेगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो ये जोड़ती है आपकी जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पनामा नहर अभी हाल ही में चर्चा में भी था, तो ये प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। स्वेज नहर अभी हाल ही में चर्चा में था, पर पनामा नहर भी याद कर लें। स्वेज नहर ये देखिए आ गया, स्वेज नहर किसको किससे जोड़ती है, तो स्वेज नहर जोड़ती है आपके भूमध्य सागर को लाल सागर से, ये क्वेश्चन याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है, तो कील नहर। कील नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। चलिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है कि कौन सी युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है, तो लैब्राडोर एक ठंडी जलधारा है, सही है। अंगुलहास एक गर्म जलधारा है, ये भी सही है। क्यूरोसियो एक गर्म जलधारा है, ये भी सही है। गल्फ स्ट्रीम आपकी ठंडी जलधारा नहीं है बल्कि ये भी एक गर्म जलधारा है, ये बात याद रखेंगे। गल्फ स्ट्रीम से कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो ये क्वेश्चन भी याद रखेंगे कि एक गर्म जलधारा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है आपका फंडी की खाड़ी में। कहाँ पे आता है, फंडी की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव आपका अधिक होता है, तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति में आपका चंद्रमा का प्रभाव सबसे अधिक होता है, चंद्रमा का प्रभाव सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी भारत में नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में से होकर बहती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है, तो आप सभी को पता होगा कि मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र आपका नील नदी के किनारे बसा हुआ है। चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चट्टान को, चक्रवात को क्या नाम दिया जाता है, तो ये नाम दिया जाता है आपका टाइफून, टाइफून नाम दिया जाता है चाइना में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है, तो ये है आपका चाइना। चाइना गेहूं उत्पादक देश है सबसे बड़ा। विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, तो केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका भारत में होता है। ब्राज़ील किसका प्रमुख उत्पादक देश है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे आ सकते हैं, तो ब्राज़ील आपका कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कॉफ़ी पत्तन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, तो आपका सेंटोस बंदरगाह कॉफ़ी पत्तन के नाम से जाना जाता है। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये चीन के द्वारा किया जाता है और सेकंड नंबर पे है हमारा भारत। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है विश्व में कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो विश्व में कृत्रिम रबड़ सबसे ज़्यादा बनाता है USA यानी कि अमेरिका। दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है, सभी को पता होगा भारत का प्रथम स्थान है। और दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति चली थी, तो ऑपरेशन फ्लड। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न से किसे हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। अब देखिए हरित क्रांति का जन्मदाता आपके नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, पर अगर पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, MS स्वामीनाथन तब होगा जब भारत में पूछा जाए। नॉर्मन बोरलॉग आपके हरित क्रांति के जन्मदाता थे। सेरीकल्चर का, सेरीकल्चर किसे कहते हैं, तो सेरीकल्चर आपका रेशम कीट पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से। व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन क्या कहलाता है, तो विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन आपका हार्टिकल्चर कहलाता है।
अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? विश्व का प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र ग्रांड बैंक ये आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन भी आपका चाइना में किया जाता है। विश्व में कौन सा देश टिन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये भी आपका चाइना करता है। चाइना सोना, टिन और मतलब सही पानी की मछली भी चाइना उत्पादित करता है। अगला है, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका पेरू। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है आपका कनाडा। कनाडा सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन करता है। विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, यानी कि विंडमिल कहाँ पे सबसे ज़्यादा होंगे? तो आपकी जर्मनी में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश भी आपका चीन हो गया। चीन कौन कौन सा है? तो सोना उत्पादक देश है, स्वच्छ पानी की मछली का उत्पादन चाइना सबसे ज़्यादा करता है, गेहूँ का उत्पादन, चाय का उत्पादन सब चाइना सबसे ज़्यादा करता है। चलिए, संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? तो सभी को पता होगा, संसार की सबसे बड़ी जहाजी नहर है सबसे व्यस्त स्वेज नहर। अगला क्वेश्चन है, पिग्मी जनजाति कहाँ की निवासी है? तो पिग्मी जनजाति आपके कांगो की निवासी है। और कांगो या फिर जायरे नदी जिसको कहा जाता है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसमें आपको बताना है कि कौन सी सही सुमेलित नहीं है। कौन सी जनजाति कहाँ की? तो माओरी न्यूजीलैंड की है, बिल्कुल सही आंसर है। एनू आपकी फ्रांस की नहीं है, सेमांग मलेशिया की है, एस्किमो कनाडा की है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एमू फ्रांस की नहीं है। जुलू जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो जुलू जनजाति आपके पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में आपके जुलू जनजाति पाई जाती है। यूर्त किस जनजाति का घर है? यूर्त किस जनजाति का घर है? तो किर्गिज जनजाति का घर है यूर्त। कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो थाईलैंड को पहले श्याम के नाम से जाना जाता था। किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? तो पर्सिया आपको पता होगा कि किस देश का प्राचीन नाम है? ईरान का प्राचीन नाम है। निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के रूप में जाना जाता है? तो पूर्व का मोती कहा जाता है आपका श्रीलंका को, क्योंकि ये मोती के रूप में ऐसे समुद्र में है ना, तो पूर्व का मोती। किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? थाईलैंड में सफ़ेद हाथी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। उगते सूर्य का देश निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो उगते सूर्य का देश ये कहा जाता है आपके जापान को। कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? इसका उत्तर आप सभी को पता होगा, ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर किसे माना जाता है? 7 पहाड़ियों का नगर किसे माना जाता है? रोम को माना जाता है 7 पहाड़ियों का नगर। और यहीं पे आपके माचू पिच्चू की पहाड़ियाँ स्थित है। माचू पिच्चू की पहाड़ियाँ आपका पेरू में स्थित हैं। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है। चलिए, फॉरबिडन सिटी के उपनाम में से कौन जाना जाता है? फॉरबिडन सिटी के उपनाम में से कौन जाना जाता है? ल्हासा। ल्हासा को क्या कहा जाता है? फॉरबिडन सिटी। बगदाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बगदाद आपका बसा हुआ है टिग्रिस नदी के किनारे। टिग्रिस नदी के किनारे बगदाद बसा हुआ है। डेन्यूब नदी की बात करें तो ये सर्वाधिक देशों में से होके गुजरती है, 10 देशों में से होके गुजरती है डेन्यूब नदी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी नदी सर्वाधिक देशों में से होके गुजरती है, तो डेन्यूब नदी। कितने? तो 10 देशों में से। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, एक टाइम का फेवरेट रहा था एसएससी का। तो ये टेम्स नदी के किनारे स्थित है आपका लंदन शहर। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आप सभी को पता होगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदी का डेल्टा, जिसको सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुंदरवन डेल्टा। तो ये है आपका विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? नदी की बात करें तो यह है आपकी राइन नदी। राइन नदी आपका विश्व की सबसे व्यापारिक व्यस्त नदी है। विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ अवस्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा पार्क है वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा में। वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा में विश्व का सबसे बड़ा पार्क है। सवाना घास के मैदान, तो सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं। अफ्रीका में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? सवाना घास का मैदान। अगला क्वेश्चन है, वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो वेल्ड घास का मैदान आपके दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि आपको घास के मैदानों में से बताना है कि कौन सा गलत सुमेलित है।
तो डाउन साउथ की ऑस्ट्रेलिया का है, बिल्कुल सही। पंपार्स अर्जेंटीना की है, बिल्कुल सही। प्रेरी यूएसए की है। स्टेपी भारत की नहीं है, तो बिल्कुल गलत आपका क्या है, स्टेपी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी आपका विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप नहीं है। अगर हम ग्रीनलैंड की बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। चक्रवात के केंद्र में होता है। 127वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है, यानी कि दाब बहुत कम होता है चक्रवात के केंद्र में। पेट्रोलियम एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि पेट्रोलियम एवं कोयला आपके आग्नेय चट्टानों में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, क्योंकि आग्नेय चट्टानें आपकी मैग्मा से बनी होती है। तो मैग्मा में आपका क्या पाया जाता है? एक सेकंड दोस्तों, आग्नेय चट्टान आपकी मैग्मा से बनी होती है, तो इसमें आपका खनिज ज़्यादा पाया जाएगा, यानी कि जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, ये सब मैग्मा में पाया जाएगा। पेट्रोलियम एवं कोयला आपके अवसादी चट्टानों में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। पेट्रोलियम एवं कोयला अवसादी चट्टानों में से पाया जाएगा, पेट्रोलियम एवं कोयला। विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा आपका चाइना। और किसका किसका है? तो ये है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश। इसके अलावा स्वच्छ पानी की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश, सोना का सबसे बड़ा उत्पादक देश, अभी आपको ऊपर बताया, सब चाइना ही है। मानचित्र पर वायुदाब की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं आपका आइसोबार। आइसोबार क्या है? वायुदाब की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखाएं। तो आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना है, आपके लिए काफ़ी मेहनत किया है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। इसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी को पूरा खत्म कर देंगे एक वीडियो में, बस आपका ज्योग्राफी पूरा खत्म हो जाएगा। इसके अलावा हिस्ट्री खत्म हो चुका है, प्रीवियस ईयर के सेट अपलोड हो चुके हैं, सारे कुछ आपको चैनल पर मिल जाएंगे, तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।